दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज 25 जुलाई है और आज की मेजर करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। कुछ चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली पहले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम जानते थे करंट अफेयर को और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे किसी न्यूज़ के वो छूट जाते थे। तो वो ना हो इसलिए जो है पूरी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ना लेकर के अब हम पर्टिकुलर न्यूज़ को भी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पे आ गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें 85 रैंक थी जनवरी में और अब जो है 8 पायदान ऊपर चढ़कर ये रैंक कितनी हो गई है, 77th हो गई है। कितने देशों में भारत के लोग वीज़ा फ्री या जा सकते हैं या फिर बिना वीज़ा के जा सकते हैं? 59 देशों में। तो पहले कितने थे? तो पहले 57 कंट्री थे और जनवरी से लेकर जो अभी तक जो जुलाई तक जो रही है 2 कंट्रीज और बढ़ गए हैं। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर है 227 में से 193 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त हो के साथ शीर्ष स्थान पर है। जापान और दक्षिण कोरिया को सेकंड रैंक मिली है। 190 देशों तक ये इनके जो है वीज़ा फ्री जा सकते हैं यहाँ के लोग। उसके बाद 7 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के। तो डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन, ये 189 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ये तीसरे स्थान पर है सभी कंट्रीज। नेक्स्ट आते हैं। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का प्रमुख नियुक्त किया है, चेयरमैन नियुक्त किया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकार ने पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को 3 साल के लिए, तो इसमें जो है कंडीशन है कि 3 साल के लिए या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होगा उसके हिसाब से ये रहेंगे चेयरमैन के पद पर IRDAI के। और ये जो है ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं कर्नाटका कैडर के और ये स्थान लेंगे जो पूर्व IAS अधिकारी थे देवाशीष पांडा, उनकी जगह पर ये आएंगे। और देवाशीष पांडा एक्चुअली वे पहले रिटायर हो गए थे मार्च में और उसके बाद ही जो है ये पद खाली था। तो जो IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष थे पांडा का 3 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था और तब से IRDAI का यह पद रिक्त था। 3 वर्ष की अवधि मैंने बताया भी कि उस 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर जब तक 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं होती तब तक ये बने रहेंगे इस पद पर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन ने इंडिया यूके विजन 2035 को अपनाया। तो इंडिया यूके विजन 2035 बेसिकली क्या है कि इंडिया और यूके के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर इसको कहेंगे कि CETA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट हुआ है सभी क्षेत्रों में हुआ है, व्यापार के क्षेत्र में भी हुआ है, तकनीकी के क्षेत्र में भी हुआ है, उसके बाद जो है एजुकेशन के क्षेत्र में भी हुआ है, जलवायु क्षेत्र में भी हुआ है और साथ साथ में रक्षा के क्षेत्र में भी, डिफेंस सेक्टर में भी हुआ है। तो डिफेंस के सेक्टर में ये 10 ईयर्स का जो है ये समझौता हुआ है और बाकी क्षेत्रों में भी ये इम्पोर्टेंट समझौते हुए हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने और ब्रिटिश प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, इन्होंने इसमें सहमति दी है। तो भारत ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट CETA पर हस्ताक्षर हुए हैं। व्यापार, तकनीक, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, जलवायु, क्लाइमेट और एजुकेशन, शिक्षा, इन पर जो है ये 10 जो हस्ताक्षर हुए हैं MOU पर। तो ये मेजर जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर के हुए हैं। तो ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी एक बनाई गई है, जेटको। तो ये संयुक्त समिति बनाई गई है इसको लेकर के। और
10 वर्षों का रक्षा औद्योगिक रोड मैप तय हुआ है। तो 10 वर्षों तक जो है ये रक्षा का के जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स का जो है वो इंपोर्ट कर पाएंगे हम इंडिया में, जो यूके के हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी डिफेंस को लेकर के जो भी एक्सरसाइज होती है, उसमें भी यूके और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होगी वो भी उसको भी बढ़ावा दिया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है इंडिया में सेटअप किया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ लंदन में या फिर ब्रिटेन में पढ़ने जाते हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की, वो यहीं पर जो है अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर पाएगी। और उसके साथ साथ जो है इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो यहीं पर शिक्षा ले पाएंगे उन यूनिवर्सिटीज़ में। तो भारत में यूके यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने का प्रोत्साहन, ये नेक्स्ट है कि भारत की नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 बनाई गई है। राष्ट्रीय सहकारी नीति ये 2025 जो है ये सहकारी मंत्री कौन है इस समय, ये है अमित शाह। तो अमित शाह जी जो है ये गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो बेसिकली ये क्या है कि सहकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, सहकारिता को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए है। और इसमें क्या है कि सबसे नीचे पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको जो है लाभ मिल सके, इसलिए जो है इसकी नीति को बनाया गया है। और इससे पहले जो 2002 में पहले ही सहकारी नीति आई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो है ये 23 सालों में का गैप जो है, उसके बाद ये 2025 में ये नई सहकारी नीति आ रही है। तो इसका उद्देश्य जो है उन्होंने बताया कि सहकारिता को बढ़ावा देना और साथ साथ में ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देना। तो उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। लक्ष्य क्या है? सहकारी समितियों की व्यावसायिकता, वित्तीय स्वतंत्रता और व्यापक पहुंच बढ़ाना है। एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी जोर देना है। यह नीति सहकारी क्षेत्र में पेशेवर, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है। स्किल फुलनेस को इम्पोर्टेंट माना गया है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इम्पोर्टेंट माना गया है और आत्मनिर्भर को इम्पोर्टेंट माना गया है। सेल्फ सफिशिएंट, तो हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य है। सहकारिता को कॉरपोरेट सेक्टर के समान दर्जा और कर प्रणाली में समानता दी जाएगी। यह नई नीति 2002 के बाद 23 वर्षों में पहली बार लाई गई है। इससे पहले 2002 में मैंने बताया था कि आई थी पहली। तो 2027 तक जो है भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता क्षेत्र को विकसित करना भारत के निर्माण में प्रमुख साधन बताया गया है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए भी ये इस पर जोर दिया जा रहा है। और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो है जर्मनी जो है वो थर्ड इकॉनमी है। तो जर्मनी की जगह पर जो इंडिया को जो है वो थर्ड इकॉनमी लाने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी लाने के लिए जो है वर्ल्ड में, ये 2027 तक जो है ये करना है, उनको ये लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सहकारी समितियों को लेकर के करें तो संविधान में सहकारी समितियाँ ये जो चैप्टर है या फिर जो पार्ट है, पार्ट 9B, पार्ट 9B में ये जोड़ा गया बाद में। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। 20% इथेनॉल का। 2014 में इथेनॉल मिश्रण जो था वो 1.5% था, 2025 से बढ़कर 20% हो गया है। तो इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है या फिर कह सकते हैं कि जो ईंधन है मैनली पेट्रोल, उसमें जो है इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ के 20% हो गया है। 2014 में ये 38 करोड़ लीटर का उत्पादन हुआ था और जून 2025 में ये बढ़कर 661.1 करोड़ लीटर हो गया है। भारत ने लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो भी घटा है।
डिस्टिलरीज को 1.96 1.96 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे घरेलू बायोफ्यूल उद्योग को बढ़ावा मिल सके। किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है और कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है। 698 लाख टन CO2 का उत्सर्जन एमिशन, उसमें रिडक्शन आया है, कमी आई है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है कि अब ये इथेनॉल जो है कहाँ से किससे बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। अब इसके बाद में शीरा से इथेनॉल बनाने की जो है वो प्रोसेसिंग के लिए वो बात चल रही है। तो ये शीरा जो है जब उससे बनेगी तो निश्चित बात है कि इथेनॉल का जो दाम है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा को फिर से शुरू किया है। बेसिकली ये चाइना के साथ में ये 5 साल जो टेन्योर रहा पिछला, उसके बाद में अब ये फिर से जो है पर्यटन वीज़ा स्टार्ट किया गया है। तो वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास, संघाई और ग्वांगझू में स्थित वाणिज्य दूतावासों में अपॉइंटमेंट लेकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह कदम पिछले महीने की 30 तारीख को कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद फिर से शुरू होने के तुरंत बाद उठाया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो शुरू हुई है उसके बाद जो है इस कदम को उठाया गया है कि जो पर्यटन वीज़ा है या पर्यटक वीज़ा जो है वो चाइना के साथ जो है बाहर चीनी नागरिकों को वो देने की बात कही गई है भारत में। नेक्स्ट है, डीडी फ्री डिश ने अधिक क्षेत्रीय चैनलों को के साथ दक्षिण में पहुंच का विस्तार किया। तो डीडी फ्री दिल्ली दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन फ्री डिश, तो सरकार ने दक्षिण भारतीय चैनल की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। और डीडी फ्री डिश ये कहने को कि दूरदर्शन फ्री डिश और की नीलामी जो है वो दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए स्लॉट आरक्षित किए गए हैं। दक्षिण भारत की निजी प्रसारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी पात्रता मापदंड जो है वो भी आसान किए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 को 3 नए दक्षिण भारतीय निजी चैनल को जोड़ा गया था। TV9 तेलुगु, आस्था कन्नड़ा और आस्था तेलुगु। तो तेलुगु भाषा जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, तमिल जो है वो तमिलनाडु में, और मलयालम जो है वो केरल में बोली जाती है। तो दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल जैसे डीडी तमिल, डीडी सप्तरंगी, डीडी चंदाना, डीडी यादागिरी, डीडी मलयालम भी जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, प्रसार भारती का नेटवर्क पूरे देश में ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना। तो पूरे देश में जो है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना जो है इसको 2021 से लेकर के 2026 तक का टेन्योर है। इसको 2021 तक में ही ख़त्म हो रही, तब उसके बाद जो है इसको टेन्योर बढ़ा दिया गया है, अभी 26 तक हो गया है। तो क्या है इसमें कि सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र को आधुनिकीकरण करना है, उनका मॉडर्नाइजेशन करना है और उनका विस्तार करना है। इस योजना को 2021 से 2026 की अवधि के लिए 2539 करोड़ रुपए से अधिक का कुल परिव्यय के साथ मंजूरी मिली है। भारत में 1.55 लाख से अधिक प्रकाशन और 308 निजी टीवी चैनल हैं। 908 निजी टीवी चैनल है। प्रकाशकों की संख्या कितनी है? 14-15 में ये जो थी संख्या 1.05 लाख थी और 2024-25 में ये 1.55 लाख हो गई है। निजी उपग्रह टीवी चैनल 2014 से 15 में 821 थे और जो कि 2024-25 में बढ़कर कितने हो गए हैं? 908 हो गए हैं। डीडी फ्री डिश पर 92 निजी चैनल हैं और 50 दूरदर्शन चैनल उपलब्ध है। तो ये प्रसार भारती का जो ये कार्यक्रम है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना है, इसके थ्रू जो है क्या आकाशवाणी केंद्रों का भी मॉडर्नाइजेशन करना है और साथ साथ में जो दूरदर्शन है उसको जो है ज़्यादा तक उसको जो उसकी जो पहुंच है उसका विस्तार करना है। तो मेनली ये विस्तार जो है भी साउथ इंडिया में हो रहा है
और धीरे धीरे जो है आकाशवाणी सेंटर भी खोले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी जो है जो नए दूरदर्शन सेंटर भी खोले गए हैं, 3 नए दूरदर्शन सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, चौथा विश्व खाद्य भारत सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व खाद्य भारत 2025, इसका जो विषय है वो है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। ये थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। विश्व खाद्य भारत का उद्देश्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के लिए आशाजनक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में 2023 में सेकंड खाद्य भारत और 2024 में तीसरा संस्करण जो है इसका हुआ था। चौथे संस्करण जो है अभी ये स्टार्ट होगा 2025 में। 90 से अधिक देश जो है उसमें भाग लेंगे, उसके प्रतिनिधि। और साथ ही खेत से लेकर कांटे तक संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला के 2000 से अधिक प्रदर्शकों और हितधारकों के भी भाग लेने की उम्मीद है। विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का राष्ट्रीय भागीदार भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की है। अर्नेस्ट एंड यंग चौथे विश्व खाद्य भारत का ज्ञान का भागीदार है 2025 का। नेक्स्ट आते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत लॉन्च किया है। तो पहला तो है कि इसमें प्रदूषण नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के तेल रिसाव को साफ करने के लिए प्लास्टिक का मलबा जो होता था उसको इकट्ठा करने और समुद्री प्रदूषण भी है उसको नियंत्रित करने के लिए इसको किया गया है, सुसज्जित किया गया है। स्वदेशी डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिजीनियस है, पूरी तरह इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो इंडिजीनियस है। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। तो इसके साथ जो है ये अत्याधुनिक भारतीय तकनीक से निर्मित है। तो आधुनिक भारतीय तकनीक से निर्मित है ये समुद्र प्रचेत। तो उन्नत उपकरण कौन कौन से? कुशल प्रदूषण प्रबंधन के लिए स्कीमर, भंडारण टैंक और अपशिष्ट संग्रह प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है। बहुमुखी संचालन प्रदूषण की विभिन्न स्थितियों को उथले और गहरे पानी में काम कर सकता है और पर्यावरण के अनुकूल है। प्रदूषण की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देकर समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अब इसका नाम इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है आपको, समुद्र प्रचेत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक सब्बाथ के दिग्गज फ्रंटमैन और हैवी मेटल के अग्रदूत ओजी ऑसबर्न का 76 साल में निधन हो गया। 3 दिसंबर 1948 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में जॉन माइकल ऑसबॉर्न के रूप में जन्मे ओजी ने 1968 में ब्लैक सब्बाथ की सह स्थापना की थी। आयरन मैन, पैरानॉइड, वार पिग्स जैसी क्लासिकल ट्रैक के दौर में एंथम बन गए थे। 1978 में ब्लैक सब्बाथ के से अलग होने के बाद ओजी ने क्रेजी ट्रेन, बार्क एट द मून और नो मोर टीयर्स जैसे हिट गानों के साथ एक सफल एकल कैरियर की शुरुआत की थी। इनका जो है निधन हो गया है 76 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, रेलवे लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के लिए ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक करने के लिए पोर्टल लॉन्च करेगा। तो रेलवे विभाग ने कह दिया है, रेलवे जो मिनिस्ट्री है तो वो अश्विनी वैष्णव के अंडर में है रेलवे मिनिस्ट्री। तो जितने भी सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, तो सांसदों के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें वो रेलवे के टिकट बुकिंग भी कर सकेंगे और उसको जो है टिकट कैंसिलिंग भी वो कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान और पूर्व सांसदों, ये पूर्व सांसदों के लिए भी है ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इनसे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रद्द करने की सुविधा होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है, 4 एशियाई हाथी जापान की ओर रवाना। भारत से जापान की ओर, जापान में 4 एशियाई हाथी जो है वो जा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक तरह से कि यहाँ से जापान में हाथी जाएंगे और वहाँ से जो अन्य
जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो आएंगे भारत में। तो आदान प्रदान एक तरह से है ये, एक बड़े बहुविनिमय कार्यक्रम का हिस्सा है ये, जिसके बदले में पार्क को 4 चीते, 4 जगुआर, 4 प्यूमा और 3 चिंपांजी, 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचियन प्राप्त होंगे। और ये बेसिकली पार्क जो है ये बेलरघट्टा है, और ये है कहाँ पे, कर्नाटक में। तो 4 एशियाई हाथियों, 1 नर और 3 मादा का एक समूह जापान के हिमेजी स्थित हिमेजी सेंट्रल पार्क सफारी पार्क भेजा जाएगा। 8 वर्षीय सुरेश, 9 वर्षीय गौरी, 7 वर्षीय श्रुति और 5 वर्षीय तुलसी को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ये भेजा जा रहा है। कि कहाँ से भेजा जा रहा है, कर्नाटक में बेलरघट्टा से। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो मैंने आपको बताई आज की।